हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगिता। आज हम 7th का सेकंड लेसन न्यू किंग्स एंड किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो इस लेसन में गुज्जर, प्रतिहार, राजपूत, पाल, चोल, चाहमान और जो चौहान ऐसे राजाएं थे जो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो है ये कौन से सेंचुरी से शुरू हुआ? 7th to 12th सेंचुरी थी। इसके बीच बीच में जो शासन करने वाले मेजर डायनेस्टीज थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब लेसन। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। जो 7वीं शताब्दी के बाद कई वंश का उदय हुआ। अब जो मैप नीचे हमें दिखाया गया है इसमें विभिन्न हिस्सों से जो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में शासन करने वाले जो मेजर डायनेस्टीज थी, मतलब प्रमुख जो राजवंश थे उनके बारे में दिखलाया गया है। नेक्स्ट है द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। By the 7th century, there were big landlords of warriors chiefs in different regions of the subcontinent. तो 7वीं सदी आते आते जो सब कॉन्टिनेंट के जो विभिन्न पार्ट्स थे उसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे और जो वॉरियर्स मतलब योद्धा सरदार थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। एग्जिस्टिंग किंग्स थे जो राजा लोग प्राय क्या करते थे, उन्हें अपने सबॉर्डिनेट जो उनके अंडर काम करते थे, मातहत कहते हैं जिनको, अधीनस्थ सामंत के रूप में एक्नॉलेजमेंट उन्हें मान्यता देते थे। उनसे एक्सपेक्टेड उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए गिफ्ट लाएं, उपहार लाएं। उनके जो कोर्ट्स होते थे, कोर्ट्स मतलब दरबार, वो उसमें हाजिरी लगाएं और जो उनके मिलिट्री सपोर्ट सैन्य सहायता उनको प्रदान करे और पावर वेल्थ मतलब शक्ति और जो संपदा थी वो भी हासिल करने में जो सामंत थे अपने आप को क्या कहते हैं, महासामंत मतलब महामंडलेश्वर। मंडलेश्वर किसे कहते थे? जो पूरे मंडल का महान स्वामी होता था इत्यादि घोषित उनके कर देते थे। तो जो कभी कभी क्या होता था, वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का असर्टीन मतलब दावा भी क्या करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि वहाँ से वो स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। नेक्स्ट है, इस तरह का एक एग्जाम्पल हमें मिलता है जो दक्कन में राष्ट्रकूट जो थे वो उनका मिलता है। जो इनिशियली शुरुआत में वो क्या हुआ, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सुबॉर्डिनेट अधीनस्थ थे। जो 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट जो प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की जो ओवरथ्रू थी अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ जिसका अर्थ है सोने का गर्भ नाम का एक रिचुअल मतलब अनुष्ठान वो किया। और इस रिचुअल में जो था ब्राह्मणों की सहायता से इसे संपन्न किया गया था। तो यह माना जाता था कि इससे जो पैदा होने वाला बच्चा होता था वो क्षत्रिय ना होते हुए भी दोबारा सैक्रिफिसर जो क्षत्रियत्व था वो प्राप्त कर लेगा। हमारा लेसन बहुत लंबा है इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं जिसमें इंटरप्राइजिंग जो फैमिलीज थी, जो उद्यमी परिवार थे, उनमें क्या होता था, जो पुरुष थे वो कोर्ट आउट किंगडम उनकी अपनी राजशाही कायम करने के लिए मिलिट्री स्किल्स सैन्य कौशल का वो यूज करते थे। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर जो कदम, मयूर, शरणम,
गुज्जर प्रतिहार और हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जो उनके ट्रेडिशनल प्रोफेशन थे, मतलब परंपरागत जो पेशे थे, उनको छोड़कर आर्म्स शस्त्र को अपना लिया। और रिस्पेक्टली मतलब क्रमशः उन्होंने क्या किया, फिर कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraj, Great King, Overlord of Kings। तो जो ये नए राजाओं में से कईयों को तो महाराजाधिकार मतलब राजाओं के राजा या त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का जो स्वामी होता है, और इसी तरह की अन्य जो बड़ी बड़ी उपाधियां उन्हें दी गई, बड़ी बड़ी जो उपाधियां थी उन्होंने ग्रहण की। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर समानताज। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने संबंधों और किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ भी अपनी जो शक्ति थी उसकी साझेदारी करते थे। ईच ऑफ दीज स्टेट्स, इन सभी राज्यों में उत्पादक कौन थे? किसान, कैटल कीपर मतलब पशुपालक, आर्टिशियन कारीगर ये सभी थे। और ये क्या करते थे, इनके जो रिसोर्सेज है, संसाधन थे, इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा उनको एक हिस्सा देने के लिए मनाया जाता था। सरेंडर पार्ट हिस्सा उनको देने के लिए मनाया जाता था। और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर भी वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला जो भूस्वामी होने का दावा करता था, रेवेन्यू राजस्व जो था वो व्यापारियों से ही लिया जाता था। 400 टैक्सेस। अब जो टैक्सेस जो लगाए गए थे उसके बारे में बताया गया कि तमिलनाडु में जो शासन करने वाले चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक जो फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड टैक्सेस हैं वो है वेटी, जो नकद की बजाय फोर्स्ड लेबर में जबरन जो काम करवाया जाता है, जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यानी जो जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भूस्वाम वो राजस्व थे। मकान पर जब छत डाला जाता था, छत मतलब थैचिंग जो डाली जाती थी, उसको डालने के लिए जो उन्हें खजूर और ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी इस्तेमाल करनी होती थी ना, उस पर भी वो कर लगाते थे। तो उस पर कौन सा लगाते थे? पारिवारिक संपत्ति का कर उनसे हासिल किया जाता था। सक्सेशन, पारिवारिक संपत्ति का कर उनसे हासिल करने लगे थे। इस सभी का उल्लेख इसमें किया गया है। These resources was used to finance the king's establishment। जो ये संसाधन है राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के कंस्ट्रक्शन निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे फॉर्म ऑफ प्लंडर, लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बनती थी। नेक्स्ट है हमारा प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्तियों में क्या होता था? ऐसे भी हो रहे होते थे जो लिटरली मतलब जिसको हम शब्द में बयान कर सकते हैं, लिटरली मतलब बहुत छोटा सा, सत्य नहीं हो सकते, लिटरली जो ट्रू नहीं हो सकते थे। लेकिन जो ये प्रशस्तियाँ हैं हमें बताती हैं कि जो है शासक खुद को कैसे डेपिक मतलब दर्शाना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वेलियंट, विक्टोरियस, जो ये लोग थे, वेलियंट मतलब शूरवीर और विजयी योद्धा के रूप में ये अपने आप को दर्शाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा
कंपोज्ड मतलब रची होती थी, जो ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेशन, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। Kings often rewarded Brahmanas by grants of land. These were recorded on copper plates, which were given to those who received the land. जो राजा लोग थे प्राय ब्राह्मणों को दान पुरस्कार में देते थे। ये जो होते थे ये कैसे होते थे, ये ताम्र पत्रों पर रिकॉर्डेड लिखे जाते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। और जो ये ताम्रपत्र थे इसमें थोड़ा सा तो संस्कृत और थोड़ा तमिल में ताम्रपत्रों को लिखा जाता था। अब भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था उनको, ये मैं इसको आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ इसकी। तो जो उन्हें भूमि दी जाती थी तो उसमें क्या दिया जाता था, उन्हें मेड़े बनाकर और साथ में काटी झाड़ियाँ लगा के दिया जाती थी। उसे बगीचों में जो फल होते थे, पेड़, कुएं, खुली जगह, ऐसी मतलब आदि ऐसी कई चीज़ें उसमें बनी होती थी। नेक्स्ट, अनयूजुअल फॉर 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over कश्मीर। जो 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास कंटेनिंग दर्ज है। इसे कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपना जो उनका वृत्तांत था लिखने के लिए किसका यूज़ किया, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, अर्लियर हिस्टोरियंस, जो शिक्षा, इसने क्या किया, शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के जो वर्णन थे और उस टाइम के जो देखने वाले प्रारंभिक लोग थे उन्होंने इसे इस्तेमाल किया। जो प्रशस्तियों के लेखक थे उन्होंने इसे पसंद किया और जो है शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए ही 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ है। वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। अब हमने जब लेसन पढ़ा तो हमने ये नोटिस किया कि इसमें से प्रत्येक जो है रूलिंग डायनेस्टीज मतलब शासक जो राजवंश का आधार कोई स्पेशल रीजन, क्षेत्र विशेष था उनका। एट द सेम टाइम दूसरे क्षेत्रों पर भी उन्होंने क्या किया कि कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। वन पर्टिकुलरली प्राइजेज एरिया, जो एक विशेष रूप से जो वांछित एरिया था वो किसको मिला, गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक जो सेंचुरीज सदियों से कनौज पर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ते रहे वो। क्योंकि इस लंबी कॉन्फ्लिक्ट में जो थी ये इसमें 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। एज वी सी, अब इसमें आगे दिखाया कि शासकों ने जो है बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, उनका कंस्ट्रक्शन करवाया और अपनी सत्ता डेमोन्स्ट्रेट संसाधनों का प्रदर्शन करने का भी प्रयास किया। इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर अटैक करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी एक्सट्रीमली रिच, बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप जो चैप्टर 5 है इसके बारे में उस लेसन में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का जो सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे फेमस थे। उसने जो है 997 से 1030 तक शासन किया और ही एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर, उसने जो अपने नियंत्रण का विस्तार किया और मध्य एशिया के भागों, ईरान और सब कॉन्टिनेंट के जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट थे
वहाँ तक इसको बढ़ाया, उसका विस्तार किया। वह लगभग हर साल सब कॉन्टिनेंट पर रेडिड मतलब हमला करता था, और उसके निशाना कौन से जगह होती थी, जहाँ पे जैसे कि वेल्दी टेम्पल्स, संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक स्प्लेंडिड कैपिटल, वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उन्होंने उस पर खर्च किया। सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। सुल्तान महमूद अपने द्वारा कॉन्कर्ड जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल-बिरूनी एक विद्वान थे जो उस महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का उसको काम सौंप दिया गया। अरबी में लिखी उसकी कृति किताब कौन सी है? अल हिंद। आज भी जो है हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। उसने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से जो कंसल्ट किया। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चामांस, लेटर नोन एज द चौहान्स। जो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के रूल्ड ओवर रीजन मतलब कि जो है आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की और अपने कंट्रोल एरिया का एक्सपेंड किया, मतलब नियंत्रण क्षेत्र का जो विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अब चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक उस समय कौन सा था? वो था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों वह हार गया। फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर। चोल वंश सत्ता में कैसे आया, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक छोटे से मुखिया परिवार में जो है मुटियार नाम के प्रसिद्ध कावेरी डेल्टा में उनकी सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। उरैयूर के जो चोल वंशीय प्राचीन मुखिया कौन थे? वो विद्यालय ने उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के जो 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर उस डेल्टा पर उन्होंने कब्जा किया, जमाया। फिर उन्होंने क्या किया? उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुंदरी देवी का मंदिर बनवाया। द सक्सेसर्स ऑफ विजयपाल के सक्सेसर्स मतलब उत्तराधिकारी, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में जो था वो राज्य उसका बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के जो पांड्य और पल्लव थे उनके इलाके थे वो, और उन्हें राज्य का हिस्सा बना दिया गया। राजा फर्स्ट थे जो सबसे मोस्ट पावरफुल मतलब शक्तिशाली जोल वो शासक माने जाते थे। 985 में राजा बने वो, और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना जो है एक्सपेंड कंट्रोल नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का रीऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका पुनर्गठन किया। अब जो राजा के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज, जो उसकी जो पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, उसको जारी रखा, और उन्होंने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एरिया के देशों पर
रेड की हमला किया। अभियानों के लिए उन्होंने एक जल सेना भी बनाई। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, भव्य मंदिर और कांस्य की जो मूर्ति कला। राजराजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए जो तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के जो बड़े मंदिर, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोला टेम्पल्स फ्रॉम, जो ये चोल मंदिर क्या होता था, अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से एंडोल्ड मतलब संपन्न हो गए थे। जो उनको पैसा आसपास से मिलता था उससे वो और अधिक अमीर हो गए थे और संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन मेंटेन ऑल द स्पेशलिस्ट, जो वहाँ की ज़मीन थी उसका जो है वहाँ के विशेषज्ञों पर खर्च किया जाता था, जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। उनके लिए जो काम करते थे उनमें कौन कौन से थे? प्रीस्ट, गारलैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एट्सेट्रा। पुरोहित, माला बनाने वाले, बावर्ची और जो स्वीपर्स हो गए, संगीतकार और डांसिस मतलब नृत्यक। तो ये सब नर्तक, ये सभी उनको ये काम हिस्सा दिया जाता था। इन अदर वर्ड्स, मंदिर सिर्फ जो है वो किस लिए होते थे? पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ एज वेल। तो ये हब्स थे वहाँ के, जो हैं मेन हब्स थे किसके? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के वो मेन केंद्र थे। अमंग्स द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, जो मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे डिस्टिंक्टिव मतलब विशिष्ट जो थे वो क्या थे? कास्ट ब्रॉन्ज की जो प्रतिमाएं थी, ब्रॉन्ज इमेजेस। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे जो विशिष्ट थी वो क्या थी? कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। जो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छी जो ब्रॉन्ज इमेजेस में गिनी जाती हैं। जो ज़्यादातर प्रतिमाएं थी तो वो किसकी होती थी? देवी देवताओं की होती थी। लेकिन कुछ प्रतिमाएं डिवोटीज कौन होते हैं? जो भक्त थे, उनकी भी बनाई गई थी, जो उनके बहुत ज़्यादा भक्त थे, उनके अनुयायी थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। मैनी ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। चोलों की जो कई उपलब्धियां जो थी वो कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। अब you noticed that the river Kaveri branches off into several small canals before emptying in the Bay of Bengal। तो ये नोटिस किया होगा कि कावेरी नदी जो थी वो बंगाल में एम्प्टी मतलब मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती थी। These channels overflow frequently, जो ये चैनल से बहुत जल्दी ओवरफ्लो हो जाते थे, जिससे कि किनारों पर फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी। इन चैनल्स का पानी कहाँ का यूज़ होता था? ये कृषि और विशेषतः जहाँ पर चावल की खेती की जाती थी तो ये वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। कल्टीवेशन ऑफ राइस, जहाँ पर ज़्यादातर चावल उगाए जाते थे वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। Although agriculture had developed earlier in other parts of तमिलनाडु, तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में भी कृषि पहले से ज़्यादा विकसित हो चुकी थी, पर जो हमारी 5th और 6th सेंचुरी थी,
इस सदी में आकर इस इलाके में लार्ज स्केल कल्टीवेशन, बड़े पैमाने पर खेती जो थी वो शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया और जो दूसरे इलाके थे उनमें जमीन लेवल्ड मतलब उन्हें समतल किया गया। और डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए एबैंकमेंट मतलब बांध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होने लगा। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। अब कई जगहों पर जो है फसलों की सिंचाई कैसे की जाती थी, जो आर्टिफिशियल रूप से की जाती थी, कृत्रिम रूप से की जाती थी। इरिगेशन के लिए कई मेथड्स अपनाए जाते थे। कुछ एरियाज़ में वेल मतलब कुओं को खोदा जाता था और कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी जो होता था वो ह्यूज टैंक्स बनाए जाते थे। उसके लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। और सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, ये तो हमें सबको पता ही है कि जिसको पता होगा इस बारे में वही तो सिंचाई, कैसे सिंचाई करनी है, किस समय पे करनी है, तो ये सब देखना होता था। तो इसके लिए पहले हमें एक योजना बनानी पड़ती थी, जैसे कि इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड लेबर एंड रिसोर्सेज, जो श्रम और संसाधन होते थे उनको व्यवस्थित करना होता था और जो इन कामों की देख रेख भी करनी होती थी और यह तय करना होता था कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। जो मोस्ट ऑफ न्यू रूलर्स थे, ज़्यादातर जो नए शासक थे, वो साथ साथ गांवों में रहने वाले लोगों की जो एक्टिविटीज़ थी उसमें भी वो इंटरेस्ट लेने लगे, उसमें भी उनको इंटरेस्ट दिखाने लगे। वो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड कैसे करते थे, किसानों की जो बस्तियां थी उन्हें क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। सिंचित क्षेत्रों के साथ बहुत वो समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था और जो इसमें न्याय करने का काम होता था वो ग्राम परिषद और नायडू करती थी और पैसे वसूलने का काम भी, प्रशासकीय कार्य भी वो लोग करते थे। जो वेलाव जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के काम काज में अच्छा खासा कंट्रोल हासिल था। उनमें से कई जो रिच लैंडलॉर्ड से धनी जो भूस्वामी थे वो चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंत वेलन मतलब कि 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, उसको मुवेंद वेलन को कहा जाता था। अरई अय्यार जैसी उन्हें उपाधियां दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दिए जाते थे। टाइप्स ऑफ लैंड, अब ये जो लैंड है किस तरह के होते थे, किस तरह के होते थे वो इसमें बताया गया। पहला है वेलन व गाई। तो इसमें क्या होता था, जो गैर ब्राह्मण किसान थे वो इस भूमि के स्वामी होते थे। नेक्स्ट है ब्रह्मदे, जो ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदे कहा जाता था। शाला भोग, किसी विद्यालय के जो रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग के नाम से जाना जाता था। देवदाना तिरुनमटुकनी, ये कौन सी होती थी, ये मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि होती थी। पल्ली चंदम, ये होती थी, ऐसी भूमि होती थी जो जैन संसाधनों को दान में दी जाती थी। We have seen that Brahmanas often received land grants और ब्राह्मणदेय। जो हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय पर जो भूमि अनुदान या दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। अब परिणाम स्वरूप जो कावेरी घाटी थी और जो दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां
इस तरह से अस्तित्व में आने लगी, मतलब बहुत सी बस्तियां ऐसी बनने लगी। अब प्रत्येक ब्रह्मदेव की रेख देख कौन करता था? वो ज़्यादातर प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों का एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं एफिशिएंटली, बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस। जो इनके डिसीजंस होते थे वो शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर रिकॉर्ड किए जाते थे। अब जो नगरम है, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य जो उन्हें दिए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस, उन्हें कार्य संपादित सौंपे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरेरू, जो तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार से वर्णन है कि जो ब्राह्मण होते थे उनको सभा का संगठन कैसे, उनकी सभा का संगठन कैसे होता था। अब सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, जो ये सब थे, तो इनको कौन देखता था? इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एट्सेट्रा, इनकी देख रेख करने के लिए विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्य के लिए जो लोग एबल होते थे, योग्य होते थे, तो उनके नाम तालपत्र, जो पाम लीफ होते थे, उस पर लिखकर, उसकी छोटे छोटे टिकटें बनाई जाती थी, उस पर लिखकर एक जो मिट्टी का पोट होता था उसमें अर्थ वेयर पोट, मतलब मिट्टी का जो बना हुआ पोट होता था उसमें डाल दिया जाता था। और एक यंग बॉय, जो लड़के को कहा जाता था कि वह उसमें से एक टिकट निकालने के लिए उसे कहा जाता था, वो निकाल के उसमें से देता था। अब है इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस, अभिलेख और लिखित सामग्री। अब ये जो है आपका, ये जो इतना पोर्शन है ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें सब ये टैक्सेस के बारे में बताया गया है कि उसको किनको क्या क्या कैसे टैक्स देने होते थे। अब जो सभा का जो मेंबर कौन हो सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया। फर्स्ट है, जो सभा का सदस्य होने की इच्छुक होता था, तो ऐसे लोगों का जो भूमि का स्वामी होना चाहिए, उनके पास अपनी भूमि होनी चाहिए जहाँ से वो रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र जो है, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें वेल वर्स्ड, अच्छी जानकारी, उन्हें प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं उनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और वो ऑनेस्ट, ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य अगर वो रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने जो उनके रिश्तेदार होते हैं उसके खाते जमा नहीं कराए हैं तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता। चाइना अंडर द टैग डायनेस्टी, तो जो है इसमें तांग वंश के युग का जो चीन है उसके बारे में बताया गया है कि चीन में जो ताग वंश है, इन चाइना एन empire was established under the Tang dynasty which remained in power for about 300 years। अब जो चीन में जो ताग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक, कौन से वो 3 वर्ष थे, 7वीं से 10वीं सदी तक वो सत्ता में रहे। और जो इनकी राजधानी थी शियान, जो थी वो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ पर तुर्क्स, ईरानीज,
इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस वहाँ पर आया जाया करते थे। जातैंग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? नौकर शाह कहते हैं जिसे हम। जो तांग था वो साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था, और इन परीक्षाओं में हर जो व्यक्ति जो इच्छा विष्ट थी, जो अपीयर होना चाहता था उसमें, तो वो व्यक्ति उसमें इस पेपर में वो बैठ सकता था एग्ज़ाम में। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। जो ये स्थिति थी ये 1911 तक ऐसे के ऐसे रही, उसमें जो है राजाओं को चुनने के बारे में। स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये लेसन थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से कराया। अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।